वेलकम टू मेडिकल मैविन। आज हम स्टोइकियोमेट्री सीरीज का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ यील्ड के हवाले से बात होगी और जो रेलेवेंट एमसीक्यूज है तो वो भी इसमें डिस्कस होंगे। तो सबसे पहले आते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरफ और एक्सेस रिएक्टेंट की तरफ। तो व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड व्हाट इज एक्सेस रिएजेंट? तो रिमेंबर, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाए, तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। और एक्सेस रिएजेंट वो होता है जिसकी कुछ अमाउंट अनरिएक्टेड रह जाती है एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अमाउंट रिमेन्स अनरिएक्टेड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है। रिमेंबर, ये अर्लियर कंज्यूम होता है या एक्सेस रिएजेंट से पहले कंज्यूम होता है, तो इसका ये मतलब है कि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो सारी की सारी लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करेगी। जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट खत्म होगा तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी रुक जाएगी वहीं पर। जितना ये है तो उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक हो गया। अब इसके लिए एक दो फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रहा हूँ जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। जब भी किसी न्यूमेरिकल में आपसे मांगे कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करो इसमें, तो सिंपली आपने क्या करना है, जो आपको गिवन अमाउंट दी गई हो, गिवन अमाउंट, उसी अमाउंट को अपने स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट पे डिवाइड कर देना है। यानी एक केमिकल इक्वेशन है H2 प्लस O2, 2H2O। ठीक है। 2H2 प्लस O2, 2H2O। तो इस इक्वेशन में अगर आपसे कहते हैं कि आप मालूम करो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, और आपको जो है तो 4 ग्राम हाइड्रोजन दिया है और 32 ग्राम ऑक्सीजन दिया है, तो अब आपने मालूम करना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो सिंपली आपने जो गिवन अमाउंट है वो ले लेनी है और स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट आपने इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ले लेनी है, कैलकुलेशन कर लेनी है। जिसकी वैल्यू कम आएगी तो वो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है। और कभी कभार एमसीक्यूज में आपसे पूछते हैं कि बताइए कि कितना अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट अनयूज्ड रह गया है। तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज गिवन अमाउंट माइनस कंज्यूम्ड अमाउंट। इस पर हम अभी एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो इससे आप दोनों को ये फॉर्मूला जो है ना तो ये क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। मैंने यहाँ पर बुक से एक न्यूमेरिकल उठाया हुआ है और इसी न्यूमेरिकल में ये दोनों फॉर्मूलाज यूज होंगे। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह का है कि आपको दिया है कार्बन प्लस वाटर और इससे बना है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसमें कहते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। अगर गिवन हमें दिया है 24.5 ग्राम्स कार्बन एंड 1.89 मोल H2O। अब हमने मालूम क्या करना है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख लें। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है हमारे पास और ये गिवन अमाउंट है। तो आइए लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो सबसे पहले गिवन अमाउंट लिख लेते हैं। कार्बन का है 24.5 ग्राम्स और H2O का है 1.89 मोल। ठीक है। अब स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट इनकी लिखते हैं, तो दोनों के 1 मोल्स है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आ जाएगा 12 ग्राम्स और यहाँ पर आ जाएगा 1 मोल। ठीक हो गया। अब जब हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो वाटर का है वो तो 1.89 मोल ही आएगा, लेकिन अगर कार्बन का हम देखें तो इस 0.5 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे अपनी आसानी के लिए। ठीक है। और 12 1 इज 12, 12 2 इज 24, तो इसके आगे हमारे पास 2 मोल्स। तो अब कौन से ज़्यादा है? डेफिनेटली जो कार्बन के मोल्स है तो वो ज़्यादा है। इसका यह मतलब है कि वाटर इज दी लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट तो आ गया, यानी जो पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने सेकंड पार्ट की तरफ आना है और सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं कि आप मालूम करो कि लिमिट जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बच गया है। तो एक्सेस रिएजेंट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, गिवन अमाउंट माइनस कंज्यूम्ड अमाउंट। तो ये आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए अब जो है तो लिखना है। लिमिटिंग, सॉरी, एक्सेस रिएजेंट के लिए, एक्सेस रिएजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट तो हो गया। एक्सेस रिएजेंट रिमेन अनरिएक्टेड, सॉरी रिमेन अनयूज्ड, या अनरिएक्टेड एक ही चीज है, अनयूज्ड। तो गिवन अमाउंट क्या है, कार्बन की हम बात करेंगे। ठीक है। तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के कितने हैं हमारे पास? 2 मोल्स है। तो 2 मोल्स माइनस कंज्यूम्ड कितने हुए हैं? 1.89। रिमेंबर, एक्सेस रिएजेंट के उतने मोल्स कंज्यूम होंगे जितने हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स होंगे। ठीक है। तो 1.89 इसके कंज्यूम हो गए हैं, तो इससे तकरीबन हमारे पास आता है 0.11 जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक हो गया। तो ये 0.11 मोल्स है, जबकि हमसे
क्वेश्चन में पूछा गया है ग्राम्स में, कि ग्राम्स में आप बताइए कि कितना अनरिएक्टेड रह गया है। तो सिंपली आपने क्या करना है, 0.11 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 के साथ, क्योंकि कार्बन का मोलर मास 12 है। ठीक हो गया, और ये हो जाएगा 11, तो कितना आया 1.32। ये हमारे पास कार्बन के जो मास इन ग्राम्स है, तो ये हमारे पास अनरिएक्टेड रह गए हैं, जबकि बाकी सारे के सारे कंज्यूम हो गए हैं। ठीक हो गया। अब जो ये आंसर है ना, तो ये एक्चुअल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हमने यहाँ पर 0.5 को नेग्लेक्ट किया था, न्यूमरेटर को हमने कम किया था, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आंसर हमारे पास थोड़ा सा कम आएगा। तो इसलिए इसका जो एक्चुअल आंसर है दैट इज 1.8, बट इट इज नियर टू 1.8। आप प्रिडिक्ट कर सकते हो एक्चुअल आंसर को। सही हो गया। तो ये तो लिमिटिंग और एक्सेस रीजन के हवाले से एमसीक्यूज थे और बातें थी। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इन दैट इज यील्ड। तो यील्ड किसे कहते हैं? एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है ना, तो इसको हम कहते हैं यील्ड, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन को सिंपली हम यील्ड कहते हैं। जितना भी प्रोड्यूस हुआ उस प्रोडक्ट को हम यील्ड का नाम देते हैं। ठीक है। फिर यील्ड की दो किस्में हैं, वन इज थ्योरेटिकल यील्ड एंड द अदर वन इज एक्चुअल यील्ड। रिमेंबर, थ्योरेटिकल यील्ड वो होता है जो कि हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से फाइंड करते हैं, और एक्चुअल यील्ड वो होता है जो कि हम जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, दैट इज एक्चुअल यील्ड। यानी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो उसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। और थ्योरेटिकल यील्ड तो पीस ऑफ पेपर पे हम जो रिएक्शन लिखते हैं और सारा प्रोसीजर करते हैं, तो दैट इज थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है। फिर उसके बाद परसेंटेज यील्ड आता है। तो द एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100 विल गिव अस परसेंटेज यील्ड, और ये एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को फाइंड करने के लिए यूज होता है। रिमेंबर, थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा एक्चुअल यील्ड से ज्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड में हम जो है ना तो हम एनवायरमेंटल कंडीशंस को लेते हैं, ना हम रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को देखते हैं, ना हम मैकेनिकल एरर्स को देखते हैं, ना हम साइड रिएक्शंस को देखते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने इग्नोर किया होता है, जबकि एक्चुअल यील्ड में इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम आता है। तो अगर हम ये फाइंड करना चाहें कि हमने जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया है ये कितना एफिशिएंट है, तो उसके लिए हम परसेंटेज यील्ड निकालते हैं। सही हो गया। ये तो इसके बारे में थ्योरी थी। अब हम आते हैं मेन न्यूमेरिकल की तरफ। क्वेश्चन जब हमसे पूछा जाएगा ना, तो वो न्यूमेरिकल के फॉर्म में होगा, और या ये होगा कि थ्योरेटिकल यील्ड क्यों ज्यादा होता है एक्चुअल यील्ड से, या फिर जो है तो एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन किस चीज से हम फाइंड करते हैं। तो ये दो तीन किस्म के सवाल इस पर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने बुक से उठाया हुआ है। इसमें कहते हैं कि heating 24.8 gram of copper carbonate in a crucible produced only 13.9 gram of copper oxide. What is the percentage yield of copper oxide? तो ये हमें दिया है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड रिमेंबर, जो हमारे पास क्वेश्चन में यील्ड की बात होती है ना, तो ये हमारे पास एक्चुअल यील्ड होता है। तो 13.9 ग्राम एक्चुअल यील्ड प्रोड्यूस हुआ है। हमने अभी थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करना है, एंड देन उसके बाद हम जाएंगे परसेंटेज यील्ड की तरफ, क्योंकि द मेन क्वेश्चन इज कि आप बताओ कि परसेंटेज यील्ड क्या है कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है। तो वही मेथड है गिवन और रिक्वायर्ड। तो ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। ठीक हो गया। अब हम जब इनके मोलर मासेस की बात करते हैं ना, तो CuCO3 का जो हमारे पास मोलर मास बनता है दैट इज 124। क्योंकि ये 1 मोल है ना, तो 1 मोल का जो ग्राम मास इन ग्राम बनेगा दैट विल बी 124 ग्राम्स। ठीक है। और CuO का जो बनेगा दैट विल बी 80 grams. यानी फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वी से दैट अगर 124 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट है, तो बनेंगे कितने ग्राम कॉपर ऑक्साइड? 80 ग्राम। 124 ग्राम से 80 ग्राम्स बनेंगे। तो अगर मेरे पास 1 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट हो, तो फिर कितने ग्राम कॉपर ऑक्साइड बनेंगे? तो दैट विल बी 80 ओवर 124। अब हम गिवन की तरफ आते हैं। गिवन में हमें दिया है कि 24.8 ग्राम कॉपर कार्बोनेट बर्न हुआ है, हीट हुआ है। ठीक है। तो 24.8 ग्राम्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट, तो इस साइड पे भी हम जो है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है ना, तो डेसिमल आया है। अब हम इसके साथ क्या करेंगे? तो मैंने तो खुद इसको इस तरह सॉल्व किया है। ये 80 है। ठीक है। तो इस 80 का 10 मैं इसके साथ जो है ना तो कैंसिल कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 8 ओवर 12.4 मल्टीप्लाई बाई 24.8। अब जो ये डेसिमल है और ये डेसिमल है, इनको खत्म कर दो, तो ये मेरे पास आ गया 8 ओवर 12 × 24। तो 12 1 इज 12 एंड 12 2 इज 24। तो मेरे पास आया 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 16 ग्राम्स। यानी अगर मेरे पास कॉपर कार्बोनेट 24.8 ग्राम्स हो, तो मेरे पास कॉपर ऑक्साइड बनेगा 16 ग्राम्स। एग्जैक्ट आंसर जैसे कि बुक में दिया है वैसे ही आंसर हमारे पास भी आया है। ठीक है। ये अब हमारे पास क्या है? दैट इज थ्योरेटिकल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड भी हमारे पास आ गया। एक्चुअल यील्ड हमें दिया गया है दैट इज 13.9 ग्राम्स। तो अब हम फाइंड करेंगे परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाई 100। तो 13.9 को 14 ले लिया मैंने, ये 16 हो गया एंड दैट इज 100। तो 2 7 इज 14, 2 8 इज 16। ये मेरे पास आया 7/8 मल्टीप्लाई बाई 100।
ठीक हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 70/8 मल्टीप्लाई बाई 10। यस, आई कैन राइट इट। इसके बाद 70 और 8, तो 8 इज 64 एंड इट विल बी एट 1 इज 8। तो ये मेरे पास आया 8.1। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, नहीं ये 6 आता है सॉरी, और ये हो जाएगा 754, यानी ये 8.7 आया है। इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 87% हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ गया है। ठीक है, सो द आंसर इज 87%। बुक में 86% है, 86.87, और हमारे पास जो वैल्यू आई है दैट इज 87%, क्योंकि हमने यहाँ पर न्यूमरेटर को थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है, इसी वजह से एक्चुअल आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आया है। तो ये था परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन, और यहाँ पर जो है तो हमारी जो स्टोइकियोमेट्री सीरीज है वो खत्म होती है। सारे के सारे लेक्चर हमारे खत्म हो गए। ठीक है, दिस इज फहद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।